हेलो और आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम मानव समाज को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक ताकतों पर गहरी चर्चा करेंगे, यानी निर्माण, विनाश और सत्ता की ताकतें। हम अक्सर यही सोचते हैं कि सत्ता या पावर सिर्फ राजनीति या बड़े बड़े ऑफिस के क्यूबिन्स तक ही सीमित है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से होती है। तो चलिए इस गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और एक ऐसा सफर तय करते हैं जो इंसान के भीतर चलने वाले छोटे छोटे संघर्षों से शुरू होकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने तक जाता है। आज का हमारा ये सफर बहुत ही सुनियोजित रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे अपने ही मन के अंदर झांकने से, जहां हम विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर की मनोवैज्ञानिक संरचना को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास के लोग निर्माता और विनाशक में बटे होते हैं। फिर हम तनाव और संघर्ष से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे और इसके बाद हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए समझेंगे कि कैसे इंसानों ने आधिपत्य यानी डोमिनेंस और प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज के बीच सत्ता का संतुलन बनाया। अंत में हम बात करेंगे लीडरशिप की और ये देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्थाएं पतन का शिकार हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे अपने ही भीतर मौजूद हैं और जिनसे हम जाने अनजाने में रोजाना जूझते रहते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि इंसान कभी-कभी अपनी ही सफलता को अपने ही हाथों से क्यों नष्ट कर देता है? या फिर जिन चीजों से, जिन रिश्तों से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्हें ही क्यों तोड़ देता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। इंसान जो खुद बड़ी मेहनत से बनाता है, अचानक उसे ही नष्ट करने की एक तीव्र इच्छा भी रखता है। ये एक बहुत ही आम, लेकिन सच कहूं तो सबसे कम समझी जाने वाली मानवीय प्रवृत्ति है। इसके पीछे आखिर क्या विज्ञान है? आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे समझने के लिए ज़ेन गुरु र्युतान की एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी याद आती है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान उनसे ज्ञान लेने आया। गुरु ने उसे चाय परोसा और उसके प्याले को तब तक भरते रहे जब तक कि चाय छलकने नहीं लगी। जब विद्वान ने उन्हें टोका तो गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आपका मन भी इस प्याले की तरह है। जब तक आप इसे खाली नहीं करेंगे, कुछ नया कैसे सीखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही एक किस्सा महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के साथ भी जुड़ा है। जब उनके एक करीबी दोस्त को प्रमोशन नहीं मिला और वो बहुत उदास था, तो जानते हैं जंग ने क्या कहा? वो बहुत खुश हुए और बोले, कमाल है, अब असली काम शुरू हो सकता है। क्योंकि जंग जानते थे कि कुछ नया और प्रामाणिक बनाने के लिए पुराने ढांचे को तोड़ना अक्सर बहुत जरूरी होता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे द डिस्ट्रॉयर आर्केटाइप यानी विनाशक की छवि कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई विलेन या पूरी तरह से नकारात्मक शक्ति नहीं है। कार्ल यंग के मनोविज्ञान में विनाशक हमेशा निर्माता से गहराई से जुड़ा होता है। सोचिए, जैसे प्रकृति में पतझड़ के मौसम में पुराने पत्ते गिरते हैं, तभी तो नई कोपलें खिल पाती हैं, है ना? मशहूर लेखक स्टीफन किंग को भी एक बार लेखन के लिए यही सटीक सलाह दी गई थी, अपनी सबसे प्यारी चीजों को मार डालो। यानी जो पुराना है, जो अब काम नहीं कर रहा, उसे जाने दो ताकि कुछ नया और बेहतर सामने आ सके। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम आवश्यक प्रक्रिया है। अब मन के इस अंदरूनी खेल से बाहर निकलकर असल दुनिया में आते हैं। आइए देखते हैं कि ये दोनों प्रवृत्तियां, बनाने वाली और बिगाड़ने वाली, हमारे आपसी रिश्तों और आज के मॉडर्न ऑफिस या कार्यस्थलों में कैसे अपना असर दिखाती हैं। बीसीजी अटॉर्नी सर्च के एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कोई भी सामाजिक समूह हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, कोई बड़ी लॉ फर्म हो या दोस्तों का एक ग्रुप ही क्यों ना हो, वो मुख्य रूप से दो तरह की ताकतों में बटा होता है। एक तरफ वो सकारात्मक ताकतें होती हैं जो चीज़ों को बनाती हैं, और दूसरी तरफ नकारात्मक ताकतें जो उन्हें नीचे खींचती हैं। चलिए इसे एकदम साफ साफ समझते हैं। एक तरफ होते हैं निर्माता या बिल्डर्स। ये वो लोग हैं जो टीम में जान फूंक देते हैं, नेतृत्व करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और संगठन की सफलता में अपना पॉजिटिव योगदान देते हैं। इनके साथ काम करके आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं विनाशक या डिस्ट्रॉयर्स। इनका मुख्य काम हर चीज में कमी निकालना, दूसरों का मनोबल गिराना और साथियों के बीच असंतोष फैलाना होता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? जब किसी संगठन में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स की सामूहिक मानसिकता हावी हो जाती है, तो बड़े से बड़े और सफल संगठन भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। यह नकारात्मकता बिल्कुल एक छूत की बीमारी की तरफ फैलती है।
और आप सोचिए, इसका इंसानी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। वॉशिंगटन राज्य में वकीलों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि वहां अवसाद यानी डिप्रेशन की दर 19% तक पहुंच गई थी। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे ये विनाशकारी मानसिकता सीधे तौर पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जब लोग ऐसे टॉक्सिक माहौल का हिस्सा बन जाते हैं जहां बस कमियां निकाली जाती हैं, तो उसका सीधा असर उनके सुकून और उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तो जब काम की जगह पर या रिश्तों में ऐसे तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं, तो एक इंसान प्राकृतिक रूप से इनका सामना कैसे करता है? हमारे शरीर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक कॉनी लिलास ने ड्राइविंग के एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया है। वो कहती हैं कि जब इंसान तनाव या संघर्ष से घिर जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम 3 तरह से रिएक्ट करता है। पहला तरीका है एक्सेलरेटर पर पैर दबाना। इसमें इंसान बहुत गुस्से में, उत्तेजित और आक्रामक हो जाता है। दूसरा तरीका है ब्रेक पर पैर दबाना। इसमें इंसान पूरी तरह से कट जाता है, चुप हो जाता है और उदासी में चला जाता है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों पर एक साथ पैर दबाना। इस स्थिति में इंसान अंदर से तो उबल रहा होता है, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह सुन्न या पैरालाइज्ड महसूस करता है। न वो लड़ पाता है और न ही भाग पाता है। अब जाहिर सी बात है, तनाव तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन स्वस्थ और अस्वस्थ तनाव प्रतिक्रियाओं के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर कोई छोटी सी बात पर एकदम से फट पड़ता है या फिर समझौता करने से साफ इनकार कर देता है, तो ये रिश्ते खराब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ तरीका ये है कि आप शांत रहें, सामने वाले की बात समझें और बिना किसी को सजा दिए बीच का रास्ता निकालें। सच तो ये है कि किसी भी संघर्ष को सुलझाने की असली चाबी हमारी भावनात्मक जागरूकता और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति में ही छिपी है। चलिए अब इस आपसी तनाव और ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, मानव विकास के इतिहास में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने समाजों को कैसे बनाया और सत्ता या पावर को कैसे संभाला होगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही शानदार शोध के अनुसार इंसानी समाज में रुतबा या स्टेटस हासिल करने के हमेशा से 2 ही तरीके रहे हैं। पहला है आधिपत्य यानी डोमिनेंस। इसमें ताकत, डर और जबरदस्ती के जरिए दूसरों को दबाकर सत्ता हासिल की जाती है। और दूसरा तरीका है प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज। ये वो रुतबा है जो डराकर नहीं लिया जाता, बल्कि लोग सामने वाले की काबिलियत, ज्ञान और उसके अच्छे बर्ताव को देखकर अपनी मर्जी से उसे इज्जत देते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए उसे अपना लीडर मान लेते हैं। विकास का ये सफर देखिए, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसे वेपन्स हाइपोथेसिस या हथियार परिकल्पना भी कहा जाता है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज चिंपैंजी की तरह पूरी तरह से शारीरिक ताकत पर निर्भर थे। जो शरीर में सबसे बड़ा और ताकतवर है, वही बॉस है। लेकिन फिर लगभग 3 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया, फेंकने वाले हथियार जैसे तीर और भाले। अब सोचिए, एक कमजोर इंसान भी दूर से भाला फेंककर एक बड़े से बड़े अत्याचारी को मार सकता था। इससे हुआ ये कि केवल शारीरिक ताकत का घमंड टूट गया। अब सिर्फ डरा कर राज नहीं कर सकते थे। यहीं से प्रतिष्ठा यानी स्किल और ज्ञान के आधार पर नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर इंसानी सभ्यताओं को एक नया रूप दिया। अब इस विकासवादी इतिहास से वापस आज के मॉडर्न दौर में आते हैं। आज के हमारे कॉरपोरेट या राजनीतिक स्ट्रक्चर में एक सफल नेता किसे माना जाता है? क्या वो जो डराता है या वो जो सम्मान पाता है? हम अक्सर पॉप कल्चर और फिल्मों में देखते हैं ना, द डेविल वियर्स प्राडा टाइप का सख्त खूंखार बॉस जिससे सब डरते हैं और उसे बहुत पावरफुल माना जाता है। लेकिन असल जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि जो लीडर सिर्फ डर के दम पर राज करते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। हो सकता है वो अपनी दादागिरी से कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां जीत लें, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं कि वो कितने अकेले पड़ गए हैं और कोई उनकी सच में इज्जत नहीं करता, तब उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी की पूरी जंग हार चुके हैं। जो लीडर्स केवल आधिपत्य और डर पर निर्भर रहते हैं, उनके साथ आखिर में क्या होता है ये एकदम साफ है। सबसे पहले तो वो अपनी टीम से एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। डर के माहौल में कोई भी उन्हें उनकी गलतियां नहीं बताता, बस चाटुकारिता चलती है। मतलब उन्हें कभी ईमानदार फीडबैक मिलता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के विरोधियों की एक फौज तैयार हो जाती है। जब भी कंपनी या वो लीडर किसी मुश्किल में फंसता है, तो लोग उन्हें बचाने नहीं आते, बल्कि उनके गिरने का इंतजार करते हैं। डर पर टिकी सत्ता बाहर से कितनी भी मजबूत लगे, अंदर से बहुत खोखली और कमजोर होती है। अब तक हमने एक व्यक्ति और लीडरशिप की बात की।
लेकिन अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि क्या होता है जब पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्थाएं या बड़े-बड़े सिस्टम्स इसी पतन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक कॉन्सेप्ट आता है, राजनीतिक आर्केडियनिज्म। जब आम जनता का अपनी आधुनिक संस्थाओं और मौजूदा व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, तो पता है क्या होता है? लोग एक काल्पनिक और आदर्श अतीत की ओर मुड़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि पुराने दिन कितने अच्छे थे, हमें वापस वहीं जाना चाहिए, भले ही वो अतीत कभी इतना परफेक्ट था ही नहीं। जाने माने समाजशास्त्री जिगमंड बॉमन इसे रेट्रोटोपिया कहते हैं। ये एक बहुत ही निरर्थक और कई बार खतरनाक सोच बन जाती है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि आप समय के पहिए को उल्टा नहीं घुमा सकते। इसे आप पतन की ढलान या स्लिपरी स्लोप कह सकते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने भी यही चेतावनी दी थी कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अमर नहीं होती। हर व्यवस्था के भीतर ही उसे नष्ट करने वाले बीज मौजूद होते हैं। जब समाज में न्याय का तराजू टूट जाता है, जब निर्माता पीछे छूट जाते हैं और विनाशक सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, और जब पावर प्रतिष्ठा खोकर सिर्फ डराने का टूल बन जाती है, तब समाज सद्भाव से खिसक कर सीधे अराजकता और अत्याचार की गहरी खाई में जा गिरता है। तो आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि हमारे भीतर एक निर्माता भी है और एक विनाशक भी। विकास का इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि डर और आधिपत्य से हासिल की गई ताकत हमेशा पतन की ओर ले जाती है। तो अब सवाल ये है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? क्या हम आपसी सम्मान और प्रतिष्ठा के जरिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, या फिर ताकत और आधिपत्य के भ्रम में जीकर सब कुछ नष्ट कर रहे हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस सफर ने आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।